अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू सर फॉर यू। आज हम क्लास 10 के सब्जेक्ट फ़िज़िक्स के चैप्टर नंबर 16 जो कि इलेक्ट्रिसिटी है, इसका 5 और 6 न्यूमेरिकल करेंगे। तो आइए वीडियो का आगाज़ करते हैं। सिक्सटीन चैप्टर के न्यूमेरिकल्स को करने के लिए आपको जिन फॉर्मूलों की ज़रूरत है वो आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहे होंगे। ये टोटल फॉर्मूले 6 हैं। इन फॉर्मूलों को इससे पहले वाली वीडियो में बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया गया है और उस वीडियो में 1 से लेकर 4 तक न्यूमेरिकल भी सॉल्व करवाए गए। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा, तो वहाँ से आप पहले वीडियो नंबर 1 देख लीजिए ताकि आपको 16 चैप्टर के न्यूमेरिकल अच्छे से समझ में आए। A series circuit consisting of 3 resistors having resistance of 40 ohm, 50 ohm and 20 ohm respectively। एक सीरीज सर्किट है जिसमें 3 रेजिस्टर्स सीरीज कॉम्बिनेशन में लगाए गए हैं, यानी उनके लिए करंट का रास्ता एक ही है। इस कनेक्टेड अक्रॉस अ वोल्टेज सोर्स ऑफ 120 वोल्ट, और उसको जो सोर्स वोल्टेज दिया गया है यानी जो बैटरी लगाई गई है वो 120 वोल्ट की बैटरी है, जैसा कि फिगर में दिखाया गया है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि एक सर्किट दिखाया गया है जिसमें बैटरी कनेक्ट है 120 वोल्ट की, जबकि पहला रजिस्टर 40 ओम का लगाया गया जिसे हम R1 कहेंगे। जबकि उसी रास्ते में आगे बढ़ें तो हमें सेकंड रजिस्टर मिलता है जिसकी रेजिस्टेंस 50 ओम है, और उसके बाद आगे और सर्किट अब चलता है तो अगली तीसरी रजिस्टर लगा हुआ है जिसकी रेजिस्टेंस 20 ओम है। अब मज़ीद आगे क्या कहा जा रहा है, एंड द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच रजिस्टर, फाइंड द करंट इन द सर्किट। हमें सर्किट से गुजरने वाला करंट मालूम करना है। एंड द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द ईच रजिस्टर, हर रजिस्टर से गुजरने वाला पोटेंशियल डिफरेंस मालूम करना है, यानी वोल्टेज मालूम करना है, और सर्किट का करंट मालूम करना है। आइए अब हम डेटा बनाते हैं। डेटा, सबसे पहले हमें रेजिस्टेंस कितनी दी हुई है, R1 40 ओम, ठीक है। उसके बाद सेकंड रजिस्टर की रेजिस्टेंस दी हुई है 50 ओम, R2 हो गया 50 ओम, ठीक है। इसके बाद हमें थर्ड रेजिस्टेंस दी हुई है 20 ओम, R3 हो गया 20 ओम। बैटरी का टोटल वोल्टेज या सर्किट पे लगाए जाने वाला जो वोल्टेज सोर्स है वो हमें दिया हुआ है 120 वोल्ट। VE का मतलब टोटल वोल्टेज होता है या इक्विवेलेंट वोल्टेज होता है। वोल्टेज का एक और नाम पोटेंशियल डिफरेंस भी होता है। इसके बाद हमें इक्विवेलेंट करंट मालूम करना है, क्योंकि हमें कहा गया है फाइंड द करंट इन द सर्किट। सर्किट से गुजरने वाला करंट फाइंड आउट कीजिए। तो सर्किट से गुजरने वाला करंट IE कहलाएगा। तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन मार्क। फिर इसके बाद हमें कहा जा रहा है एंड द पोटेंशियल डिफरेंस यानी वोल्टेज अक्रॉस ईच रजिस्टर, हर रजिस्टर से गुजरने वाला पोटेंशियल डिफरेंस ही बताइए। यानी R1 को क्या वोल्टेज मिल रहा है, R2 को क्या वोल्टेज मिल रहा है, और R3 को क्या वोल्टेज मिल रहा है। तो R1 को मिलने वाला वोल्टेज V1 कहलाएगा, तो हमें V1 मालूम करना है। R2 को मिलने वाला वोल्टेज V2 कहलाएगा, हमें V2 मालूम करना है। और R3 को मिलने वाला वोल्टेज V3 कहलाएगा और हमें V3 मालूम करना है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया डेटा। याद रखें, जब भी हमें सीरीज सर्किट या पैरेलल सर्किट दिया जाएगा तो हमें जो चीज़ें मालूम करना होंगी, चाहे वो पूछें या ना पूछें सवाल में, वो होगी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, इक्विवेलेंट वोल्टेज और इक्विवेलेंट करंट, ठीक है। तो यहाँ पर हमसे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस तो नहीं पूछी, लेकिन हमें वो भी फाइंड आउट करनी होगी। उसी की मदद से हम V1, V2, V3 मालूम करेंगे। तो RE हमें मालूम करना होगा, यानी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस या टोटल रेजिस्टेंस। अब हम सबसे पहला काम जो करेंगे वो RE मालूम करेंगे, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। क्योंकि सर्किट सीरीज सर्किट है
इसलिए इस पे लगेगा सीरीज कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला। यूजिंग फॉर्मूला, सीरीज कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला होता है RE इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3, यानी जितनी रेजिस्टेंस होंगी उन सबको हम प्लस कर देंगे तो टोटल रेजिस्टेंस हमें मिल जाएगी। अब हम वैल्यू पुट करेंगे। R ही हमें क्योंकि मालूम करना है, ये ऐसे का ऐसे ही आ जाएगा, इज इक्वल टू ऐसे का ऐसे ही आ गया। R1 की जगह 40 ओम, R2 की जगह 50 ओम और R3 की जगह 20 ओम। जब भी आप फॉर्मूले में वैल्यू पुट करते हैं तो आप यूनिट नहीं लिखते, ठीक है। R1 की वैल्यू यहाँ पर हमने डेटा में लिखी हुई है, R2 की वैल्यू, R3 की वैल्यू। अच्छा, R1 के आगे हमने ये निशान बनाया है, ये जेरी का बिल, इसे ओमेगा पढ़ते हैं और ये ओहम के लिए इस्तेमाल होता है क्योंकि रेजिस्टेंस की यूनिट ओहम होती है, ठीक है। ये तमाम यूनिट्स और फॉर्मूले वीडियो नंबर 1 में डिटेल के साथ बताए गए हैं, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ। तो आप प्लीज़ पहले वो वीडियो वॉच कर लें ताकि आपको ये न्यूमेरिकल अच्छे समझ में आए। अच्छा, इसके बाद हमने क्या करना है, इन तमाम को प्लस करना है। तो हम तमाम को प्लस करेंगे, 40 प्लस 50 प्लस 20, तो हमारे पास क्या आंसर आएगा, 110। 50 प्लस 40 90, 90 प्लस 20 110, और रेजिस्टेंस की यूनिट होती है ओहम। तो ये हमारा आंसर हो गया टोटल रेजिस्टेंस। अब इसके बाद अब हम टोटल करंट मालूम करेंगे, IE निकालने के लिए हम फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे ओहम्स लॉ। जब हम IE निकालेंगे तो हमें टोटल वोल्टेज चाहिए होगा, टोटल करंट चाहिए होगा और टोटल रेजिस्टेंस चाहिए होगी। इसीलिए हमने पहले RE मालूम किया, जबकि हमें सवाल में RE नहीं पूछा गया था, ठीक है। तो बस आपने याद रखना है कि जब भी आपको सीरीज सर्किट या पैरेलल सर्किट दिया जाएगा तो आपने लाजमी तौर पे 3 चीज़ें तो लाजमी मालूम करनी है। टोटल वोल्टेज अगर वो दिया हुआ है तो ठीक है, फिर इसके बाद टोटल करंट IE और इसके बाद टोटल रेजिस्टेंस। इन्हीं के ज़रिए आपका V1, V2, V3 या I1, I2, I3 मालूम होगा, ठीक है। अब हम चलते हैं, मालूम करते हैं IE। अब इस फॉर्मूले में हम तमाम वैल्यू को पुट करते हैं। VE की वैल्यू है 120, इसको पुट करते हैं, VE की वैल्यू आ गई 120। IE हमने क्योंकि मालूम करना है तो ये ऐसी का ऐसी उतार लिया, और RE की वैल्यू हमने मालूम की है 110, ये 110 हमने RE की जगह पर रख दिया। अब IE और 110 का क्या रिश्ता है, ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो जो चीज़ मल्टीप्लाई होती है वो इक्वल के इधर आकर डिवाइड हो जाती है। हमें जिस चीज़ की वैल्यू मालूम करनी होती है उसके साथ कोई नंबर ना मल्टीप्लाई होना चाहिए ना डिवाइड होना चाहिए। तो अभी 110 जो है वो IE के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इसलिए हम इसको इक्वल के दूसरी साइड पे ले जाएंगे। तो यहाँ IE के साथ 110 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आकर डिवाइड हो गया। 120 डिवाइड बाय 110 इक्वल IE ऐसे कैसे आ गया। अच्छा, यहाँ पर एक बात बताता चलूँ मैं, बात स्टूडेंट यहाँ पर ये गलती कर देते हैं कि जब 110 को शिफ्ट करते हैं इक्वल के इस तरफ तो 110 को ऊपर लिख देते हैं, 120 को नीचे लिख देते हैं। आपने ऐसा नहीं करना। देखिए 120 तो अपनी जगह पर है, वो क्यों अपनी जगह शिफ्ट होगा, 120 अपनी जगह पर है, जहाँ है वहीं पर है। 110 जो है वो इक्वल से दूसरी साइड पे जा रहा है, तो ये नीचे की तरफ जाएगा, यानी ये डिवाइड में जाएगा, ठीक है। अब आप 120 को 110 से डिवाइड करेंगे, कैलकुलेटर के ज़रिए आप कर सकते हैं। 120 लिखें कैलकुलेटर में, डिवाइड दबाएं और 110 लिखें और इक्वल दबाएं, तो आपके स्क्रीन पर जो आंसर आएगा वो ये होगा, IE इक्वल टू 1.09 और करंट की यूनिट होती है एम्पियर। ये हमने निकाल लिया टोटल करंट जो कि हमें रिक्वायर्ड था। अब हम निकालेंगे R1 पर कितना वोल्टेज मिल रहा है, तो 4V1। अब V1 हम निकालेंगे। V1 के लिए हम दोबारा फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे। फॉर्मूला है ओहम्स लॉ का। ओहम्स लॉ में हम जानते हैं कि V इक्वल टू IR होता है। अब यहाँ पर ये बात याद रखें कि जो सीरीज सर्किट होता है उसमें तमाम रजिस्टर को पहुँचने वाला करंट सेम होता है, यानी जो करंट R1 को पहुँचेगा वही R2 को पहुँचेगा, वही R3 को पहुँचेगा, क्योंकि ये तीनों रजिस्टर सीरीज में लगे हुए, यानी करंट का रास्ता एक है, ठीक है। यहाँ से देखिए, यहाँ से करंट चला,
यहाँ पर आया, फिर यहाँ पर आया, फिर यहाँ पर आया और वापस बैटरी पे पहुँच गया। मतलब करंट का रास्ता एक है, तो करंट डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा। डिस्ट्रीब्यूट क्या होगा यहाँ पर? वोल्टेज, यानी R1 को अलग वोल्टेज मिलेगा, R2 को अलग वोल्टेज मिलेगा, R3 को अलग वोल्टेज मिलेगा। सीरीज सर्किट में आपने याद रखना है करंट डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता, वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूट होता है। ठीक है, आपने सीरीज सर्किट में याद रखना है कि सीरीज सर्किट में करंट डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता, तमाम रजिस्टर को सेम करंट पहुंचता है, जबकि वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूट होता है। इसलिए हम यहाँ पर हमसे जो पूछा गया है वो भी यही पूछा गया है कि पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच रजिस्टर, हर रजिस्टर पर कितना पोटेंशियल डिफरेंस है यानी वोल्टेज है। तो आप चलें V1 निकालते हैं, तो हम यहाँ करंट सबके लिए क्या यूज़ करेंगे? IE, जबकि R1 के लिए V1 यूज़ करेंगे, R2 के लिए V2 यूज़ करेंगे और R3 के लिए V3 यूज़ करेंगे। ठीक है, अभी हम V1 निकाल रहे हैं, हमने फॉर्मूला बनाया V1 इज इक्वल टू IE R1। अब वैल्यू पुट करेंगे, V1 हमें मालूम करना है, ये ऐसे कैसे रहेगा। IE की वैल्यू हम निकाल चुके हैं 1.09, ये हमने IE की जगह रख दिया, और R1 की रेजिस्टेंस हमारे पास है 40। आप चाहे डेटा से उठा लें, चाहे आप ये पिक्चर से उठा लें, 40 इस R1 की जगह आ गया 40। अब ये दोनों आपस में हो रहे हैं मल्टीप्लाई, इनको आप मल्टीप्लाई करेंगे। 1.09 जब 40 से मल्टीप्लाई होगा तो आंसर आएगा 43.6, और पोटेंशियल डिफरेंस की यूनिट होती है वोल्ट। ये हमने मालूम कर लिया V1। अब हमने R2 पर कितना पोटेंशियल डिफरेंस है ये मालूम करना है, तो अब हम हेडिंग बनाएंगे फॉर V2। अब इसके लिए फॉर्मूला फिर हम ओहम्स लॉ का फॉर्मूला लगाएंगे, V2 IE R2। अब क्योंकि हम सेकेंड रजिस्टर के लिए करंट वोल्टेज मालूम कर रहे हैं, तो हमने R2 यूज़ करना है और V2 यूज़ करना है, और करंट सबके लिए सेम होगा। ठीक है, अब हम वैल्यू पुट करेंगे। V2 हमने मालूम करना है, ये ऐसी कैसी रहेगा, IE की जगह 1.09 और R2 की जगह 50। ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इनको मल्टीप्लाई कर दीजिए। 1.09 को जब 50 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 54.5, और पोटेंशियल डिफरेंस की यूनिट होती है वोल्ट। ये हमारा V2 मालूम हो गया। अब हमने R3 पर पहुंचने वाला वोल्टेज मालूम करना है, तो अब हम हेडिंग बनाएंगे फॉर V3 यूजिंग फॉर्मूला, और फॉर्मूले में हम क्या चेंज करेंगे, V2 की जगह V3 आ जाएगा, करंट IE रहेगा, और रजिस्टर क्योंकि तीसरा है इसलिए R3 हम यूज़ करेंगे। अब हम वैल्यू पुट करेंगे, V3 हमने मालूम करना है, IE हमारे पास है 1.09 जो कि हमने फाइंड आउट किया था, और R3 की वैल्यू है 20। अब 20 और 1.09 आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इनको मल्टीप्लाई कर दीजिए। जब 1.09 20 से मल्टीप्लाई होगा तो आंसर आएगा 21.8, और पोटेंशियल डिफरेंस की यूनिट होती है वोल्ट। ये हमारा V3 मालूम हो गया। ठीक है, तो हमें क्या मालूम करना था, हमें मालूम करना था IE, ये हमने फाइंड आउट कर लिया। हमें मालूम करना था V1, ये हमारा फाइंड आउट हो गया। हमें मालूम करना था V2, ये हमने फाइंड आउट कर लिया, और V3 ये भी हमने फाइंड आउट कर लिया। और RE जो उसके हमसे नहीं पूछा गया था, लेकिन हमें RE नहीं निकालते तो हमारा IE नहीं निकलता, इसलिए हमें RE भी निकालना पड़ा। अगर सपोज करें कि पेपर में RE निकालने के लिए कहा जाए तो आप इजीली निकाल सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं अगले न्यूमेरिकल की तरफ, न्यूमेरिकल नंबर 6। रेजिस्टेंस ऑफ 4 ओहम, 6 ओहम एंड 12 ओहम आर कनेक्टेड इन पैरेलल विथ एंड ज्वाइंट टू एन EMF सोर्स ऑफ 6 वोल्ट। EMF का मतलब होता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, यानी दूसरे लफ्जों में से हम बैटरी का वोल्टेज ही कह सकते हैं। तो अब हमें कहा जा रहा है कि 3 रेजिस्टेंस हैं, 4 ओहम, 6 ओहम, 12 ओहम आर कनेक्टेड, जो कनेक्ट हुई हुई हैं पैरेलल, यानी कि इनके लिए करंट का रास्ता तमाम रजिस्टर के लिए अलग अलग है, यानी यहाँ पर करंट डिस्ट्रीब्यूट होगा, वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा। पैरेलल में करंट डिस्ट्रीब्यूट होता है, वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। हमने इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल लिए,
जैसा कि मैं आपको इससे पहले वाले सवाल में समझा चुका हूँ कि जब भी हमें सीरीज या पैरेलल सर्किट दिया जाएगा तो हमें टोटल रेजिस्टेंस मालूम करनी होगी, टोटल करंट मालूम करना होगा और टोटल वोल्टेज मालूम करना होगा, तभी हम अलग अलग करंट मालूम कर सकते हैं या अलग अलग वोल्टेज मालूम कर सकते हैं। अब यहाँ पर सवाल नंबर 6 पे तो हमसे कह दिया गया है कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मालूम करें सर्किट की, यानी टोटल रेजिस्टेंस मालूम करें। और क्या हमसे कहा गया है द टोटल करंट फ्रॉम द सर्किट से कितना टोटल करंट गुजर रहा है ये भी आप बताइए। द करंट पासिंग थ्रू ईच रेजिस्टेंस, और हर रजिस्टर से गुजरने वाला करंट ये बताइए। क्योंकि पैरेलल में करंट डिस्ट्रीब्यूट होता है इसलिए यहाँ पर करंट पूछा है हर रजिस्टर से गुजरने वाला, और इससे पीछे वाले सवाल के अंदर सीरीज सर्किट दिया हुआ था इसलिए वहाँ पर वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूट होता है इसलिए वहाँ पर वोल्टेज पूछा गया था। चलें आइए अब डेटा बनाते हैं। डेटा R1 हमें 4 ओम दिया हुआ है, ओम को हम इस सिंबल से जाहिर करते हैं, इसे ओमेगा कहते हैं, या जेरी का बिल समझाने के लिए बता रहा हूँ मैं आपको। तो R1 यहाँ पर आ गया 4 ओम। इसके बाद हमें दूसरी रेजिस्टेंस जो दी हुई है वो 6 ओम है, ये R2 आ गया। इसके बाद हमें तीसरी रेजिस्टेंस जो दी हुई है वो है 12 ओम, ये R3 आ गया। फिर बैटरी का जो टोटल वोल्टेज है वो हमारे पास 6 वोल्ट है, तो VE आ गया 6 वोल्ट। अब हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मालूम करनी है, RE हमारे पास क्वेश्चन मार्क, और हमने सर्किट का टोटल करंट मालूम करना है, IE इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, और हर रजिस्टर से गुजरने वाला करंट भी मालूम करना है, यानी कि I1 क्वेश्चन मार्क, I2 क्वेश्चन मार्क एंड I3 क्वेश्चन मार्क। ठीक है, ये हमारा डेटा कंप्लीट हो गया। तो सबसे पहले हमें क्या मालूम करना होगा सर्किट में, पैरेलल और सीरीज सर्किट में सबसे पहले हमें ये तीनों चीज़ें मालूम होनी चाहिए, RE, VE और IE, यानी कि टोटल वोल्टेज, टोटल रेजिस्टेंस और टोटल करंट। टोटल करंट को इक्विवेलेंट भी कहते हैं, इसलिए यहाँ पर VE, RE और IE लिखा हुआ है। अच्छा, अब क्योंकि हमें VE तो मालूम है तो हमें RE निकालना है और IE निकालना है, तो सबसे पहले हम RE निकालेंगे। तो RE के लिए हम फॉर्मूला लगाएंगे, पहले हमने हेडिंग बनाई फॉर RE मालूम करने के लिए यूजिंग फॉर्मूला। अब हमें RE के लिए फॉर्मूला अप्लाई करना है, और क्योंकि ये सर्किट जो है हमारे पास पैरेलल है इसलिए फॉर्मूला जो लगेगा यहाँ पर वो पैरेलल कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला लगेगा, जो कि ये होता है 1/RE इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। यानी सीरीज सर्किट में जो रेजिस्टेंस होती हैं वो स्ट्रेट लाइन में आती हैं, जबकि पैरेलल में जो रेजिस्टेंस होती है वो अपॉन में आती हैं। तो आपने याद रखना है ये बात। अब हम वैल्यू पुट करते हैं, 1/RE ऐसे कैसे आ गया, R1 की जगह 4, R2 की जगह 6 एंड R3 की जगह 12। अब हमने इन तीनों नंबरों को प्लस करना है, क्योंकि ये अपॉन में है इसलिए हम इसका एलसीएम लेंगे। तो हम किस तरह से एलसीएम लेंगे कि हम देखेंगे ऐसा नंबर जो इन तीनों नीचे वाले नंबरों के टेबल में आता हो। यानी अब हमने यहाँ पर 12 रखा, तो हमें पता है कि 4 के टेबल में भी 12 आता है, 4 3 ज़ा 12, 6 के टेबल में भी 12 आता है, 6 2 ज़ा 12, और 12 के टेबल में भी 12 आता है, 12 1 ज़ा 12। यानी हमने एलसीएम वो नंबर रखना है जो तीनों के टेबल में आता हो। ठीक है, वैसे एलसीएम निकालने के 3 तरीके होते हैं। मैंने आपको एक तरीका बताया है कि आप कोई भी यहाँ पर अपॉन के नीचे नंबर रख दें तो इन तीनों नीचे वाले नंबरों के टेबल में आता हो। तो मैंने यहाँ पर 12 रख दिया। अब 4 का टेबल पढ़ूंगा कि 12 आ जाए, कितने टाइम में आएगा, 3 टाइम में। अब 3 को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 के ऊपर वाले से, 4 के ऊपर लिखा है 1, तो 3 1 ज़ा 3, तो यहाँ आ गया 3। ठीक है, अब हम 6 का टेबल पढ़ेंगे, 12 आ जाए, 6 2 ज़ा 12, और 6 के ऊपर लिखा है 1, तो 2 1 ज़ा 2। फिर इस तरह 12 1 ज़ा 12, वन टाइम में 12 आएगा, और 1 1 ज़ा 1, बीच में प्लस है, प्लस लगा दिया। इन तीनों को आपस में प्लस कर लें, 3 + 2 + 1, 3 और 2 5 और 1 6। तो 1/RE इज इक्वल टू, इनको प्लस किया 6/12। अब हमने, क्योंकि हमें RE मालूम करना है इसलिए हम RE को ऊपर शिफ्ट कर देंगे और 1 को नीचे शिफ्ट कर देंगे।
तो हम ये काम दोनों तरफ हमें करना पड़ेगा, ठीक है। तो जो चीज़ हम मालूम करते हैं उसे हमने अपॉन में नहीं रखना, तो इसलिए हम RE को ऊपर ले जाएंगे और यहाँ से भी हम 6 को नीचे और 12 को ऊपर ले जाएंगे, ठीक है। तो अब 12 ऊपर आ गया, 6 नीचे आ गया, कटिंग करें इसकी, 6 1 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12। तो RE हमारे पास क्या आ गई, RE की वैल्यू आ गई हमारे पास 2 ओहम। ये हमारा टोटल रेजिस्टेंस निकल गई। अब हम लाइन लगा लेते हैं, इसके बाद हम अब मालूम करेंगे IE यानी टोटल करंट। टोटल करंट मालूम करने के लिए हम ओहम लॉ लगाएंगे यूजिंग फॉर्मूला VE इक्वल टू IE एंड RE, यानी टोटल वोल्टेज, टोटल करंट और टोटल रेजिस्टेंस। अब इसमें हम वैल्यू पुट करते हैं। टोटल वोल्टेज की वैल्यू है 6, बैटरी का टोटल वोल्टेज है 6 वोल्ट। IE हमने मालूम करना है, सर्किट से गुजरने वाला टोटल करंट हमने मालूम करना है, जो कि हमने यहाँ पे भी लिखा हुआ है IE, ये ऐसे कैसे आ गया। और RE की वैल्यू है जो हमने मालूम की है वो है 2 ओम, तो हमने RE की जगह लिख दिया 2। अब IE के साथ 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल के इधर जब शिफ्ट होगा तो डिवाइड में चले जाएगा, तो 6 डिवाइड बाई 2। अब हम कटिंग करेंगे, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, तो IE की वैल्यू आ गई 3। करंट की यूनिट होती है एम्पियर, इसलिए इसके आगे लिख दिया हमने AMP, क्योंकि जब भी हम आंसर निकालते हैं तो हमें जो चीज़ हम मालूम कर रहे होते हैं उसकी हमें यूनिट लिखना होती है, और यूनिट SI यूनिट यानी सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट, ठीक है। अब हमने इसको बॉक्स बना देंगे। अब हमें मज़ीद क्या निकालना है, I1 यानी कि R1 से गुजरने वाला करंट, R2 से गुजरने वाला करंट I2 और I3 R3 से गुजरने वाला करंट। अब हम पहली हेडिंग लगाएंगे फॉर I1 यूजिंग फॉर्मूला। अब यहाँ पर हम ओम्स लॉ यूज़ करेंगे, ठीक है। तो अब हम बैटरी का टोटल वोल्टेज है हमारे पास VE, क्योंकि पैरेलल सर्किट के अंदर वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता तो हर रेजिस्टेंस को टोटल वोल्टेज मिलेगा, सेम वोल्टेज मिलेगा, इसलिए VE आ गया। और जिस रजिस्टर के लिए हम निकालेंगे वो उसकी रेजिस्टेंस यूज़ करेंगे और उससे गुजरने वाला हमें करंट मालूम हो जाएगा। तो VE इक्वल टू I1 R1। अब वैल्यू पुट करते हैं। VE की वैल्यू है 6, VE की वैल्यू है 6, ये VE की जगह पे आ गया। I1 हमने मालूम करना है, ये ऐसी कैसी आ गया। R1 की वैल्यू है हमारे पास 4 ओम, तो R1 की जगह आ गया 4। अब I1 के साथ 4 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आकर डिवाइड हो जाएगा। अब हम 6 को जब 4 से डिवाइड करेंगे तो आंसर हमारे पास आएगा I1 इक्वल टू 1.5, और करंट की यूनिट होती है एम्पियर। अब इसको हम बॉक्स बना देंगे। अब नेक्स्ट हेडिंग हम लगाएंगे I2 के लिए, फॉर I2 यूजिंग फॉर्मूला, ओम्स लॉ का फॉर्मूला लगाएंगे, क्योंकि वोल्टेज सबको एक जैसा मिलेगा इसलिए VE आएगा। R2 के लिए सॉल्व कर रहे हैं, 2 के लिए सॉल्व कर रहे हैं, तो R2 रेजिस्टेंस और करंट I2। अब वैल्यू पुट करते हैं। टोटल वोल्टेज हमें दिया हुआ है 6, I2 हमने मालूम करना है और R2 की वैल्यू हमारे पास 6 है। अब 6 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आकर डिवाइड, 6 से 6 गया 1, I की वैल्यू आ गई 1 एम्पियर, I2 की वैल्यू आ गई 1 एम्पियर। अब हम नेक्स्ट जो कि लास्ट हमें मालूम करना है I3। अब हम हेडिंग बनाएंगे फॉर I3 के लिए, फॉर्मूला यूजिंग फॉर्मूला, ओम्स लॉ फॉर्मूला लगाएंगे। फॉर्मूला आपको अब तक समझ में आ गया होगा, यानी अब हमारे पास क्या आएगा, टोटल वोल्टेज इज इक्वल टू I3 एंड R3। जब हम I1 के लिए सॉल्व कर रहे हैं तो I1 R1, जब हम I2 के लिए सॉल्व कर रहे हैं तो I2 R2, और जब हम I3 के लिए सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, I3 R3। अब हम वैल्यू पुट करते हैं। टोटल वोल्टेज की वैल्यू आ गई 6, I3 हमें मालूम करना है, ये ऐसे कैसे रहेगा। R3 की वैल्यू आ गई 12 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आकर डिवाइड, गुड। तो अब 6 को हमने, अब ये इधर वैल्यू आ गई 12 डिवाइड में चले गया, इधर क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहा है। अब 6 को 12 से डिवाइड किया, आंसर आया हमारे पास 0.5। करंट की यूनिट होती है एम्पियर, AMP हमने लिख दिया। आप इसको बॉक्स बना देंगे। तो ये हमने आज दोनों न्यूमेरिकल जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट भी हैं और थोड़े से मुश्किल भी हैं, मैंने आपको अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश की है। उम्मीद है कि आपको ये दोनों न्यूमेरिकल अच्छे समझ में आए होंगे और
फिर मैं आपसे कह रहा हूँ कि इन न्यूमेरिकल को करने से पहले आप ज़रूर इस चैप्टर के न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए जो फॉर्मूले बताए गए वीडियो नंबर 1 में उसको आप ज़रूर देखें ताकि आपको ये न्यूमेरिकल अच्छे समझ में आए। और ये बात याद रखें कि चैप्टर नंबर 16 से एक न्यूमेरिकल पेपर में लाजमी आता है। ठीक है, अपना ख्याल रखें। अच्छा, और एक बात मैं आपसे ज़रूर करता चलूँ कि अगर आपने हमारा चैनल सर फॉर यू सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के लिए आपको नीचे रेड इंक में लिखा हुआ एक वर्डिंग नज़र आ रही होगी, इसको आप प्रेस कर दीजिए। जैसे ही आप प्रेस करेंगे तो इसके बराबर में बेल का आइकन आ जाएगा, इसको भी आप हाथ लगा दीजिए। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।